तो जैसा कि हम लोग कल देखे थे ओम के नियम, ठीक है, ओम के नियम के पहले तक आज हम लोग देखेंगे ओम का नियम। क्लियर? तो चलिए ओम का नियम को जानते हैं हम लोग। यह है आपका ओम का नियम। ओम का नियम देखते हैं भाई, ठीक है। वास्तव में ओम का जो नियम है वो क्या है, इसके लिए हमारे जो ओम थे जॉर्ज साइमन ओम, इन्होंने एक नियम दिया था किसके बीच में, आपका विभवांतर और धारा के बीच में, ठीक है। तो सर जॉर्ज साइमन ओम ने विभवांतर व धारा के बीच एक नियम दिया, जिसे ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम कहते हैं। अब देखते हैं किसी चालक के भौतिक अवस्था में बिना परिवर्तन किए जैसे लंबाई, ताप। किसी चालक की भौतिक अवस्था में बिना परिवर्तन किए जैसे लंबाई, ताप में उसकी वृद्धि कर दी जाए, इसे हम ओम के नियमानुसार जानते हैं। ओम के नियमानुसार जानते हैं या देखते हैं। जैसे V बराबर IR, इसलिए R इक्वल टू होता है आपका IV। I बचे भी ये आपका ओम का नियम है।
ओम का नियम। देखते हैं आप शुरू से। ओम का नियम। ओम का नियम को देने वाला जो वैज्ञानिक था उसका नाम था सर जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, इन्होंने विभवांतर व धारा के बीच एक नियम दिया जिसे ओम का नियम कहते हैं। किसी चालक के भौतिक अवस्था में बिना परिवर्तन किए उसके जैसे लंबाई ताप में उसकी वृद्धि कर दी जाए तो इसे हम ओम के नियमानुसार देखते हैं। जैसे V इक्वल टू होता है आपका I/R, तो R इक्वल टू हो जाएगा I/V, जिसको हम लोग ओम का नियम कहते हैं। ग्राफ के नियमानुसार ग्राफ के निरूपण हम लोग यहाँ पर करते हैं। जैसे ये आपको विभवांतर को शो कर रहा है भाई, ठीक है, और ये आपके धारा को विभवांतर धारा दोनों के शो कर रहे हैं। इसके मध्य बिंदु क्या है आपका P है। जैसे जैसे विभवांतर बढ़ते जाएगा धारा बढ़ते जाएगा, धारा बढ़ेगा तो विभवांतर बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे विभवांतर बढ़ेगा तब धारा बढ़ेगा, ठीक है। तो विभवांतर का मान जितना ज़्यादा अधिक होगा प्रतिरोध का मान R का मान उतना ही अधिक होगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग ओम का नियम। इसको आप लोग क्लास 6 या नेट में भी पढ़े थे, लेकिन उसको इतना डिटेल से आप लोग नहीं पढ़े थे। किस में पढ़े थे? प्रतिरोध, ठीक है, और प्रतिरोधकता और प्रतिरोध गुणांक, विद्युत चालकता इन दोनों के रूप में आप इसको पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ आज हम लोग देख रहे हैं ओम के नियमानुसार। सर जॉर्ज साइमन ओम ने विभवांतर व धारा के बीच एक नियम दिया जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। किसी चालक के भौतिक अवस्था में बिना परिवर्तन किए जैसे लंबाई ताप में उसकी वृद्धि कर दी जाए तो इसे हम ओम के नियमानुसार देखते हैं। क्लियर? तो ये था आपका ओम का नियम। आगे देखते हैं हम लोग ओम का नियम देखे थे। अब ओम के नियम की व्युत्पत्ति करते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए ओम के नियम की व्युत्पत्ति करते हैं हम लोग यहाँ पर। ओम के नियम की व्युत्पत्ति। ओम के नियम की व्युत्पत्ति चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो क्या हो जाएगा ये, अगर देखा जाए तो माना कि किसी चालक की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है। ताप टाउ है। अनुगमन वेग VD है। तब हम जानते हैं कि ओम के नियमानुसार
ओम के नियमानुसार नियमानुसार किसी भौतिक चालक के किसी भौतिक चालक के ताप या लंबाई इत्यादि में बिना परिवर्तन किए उसकी प्रतिरोध बढ़ाई जा सकती है। उसकी प्रतिरोध बढ़ाई जा सकती है। जिसे ओम का नियम कहते हैं। जिसे ओम का नियम कहते हैं। ओम के नियमानुसार क्या था भाई हमारे पास? ओम के नियमानुसार V बाय I V इक्वल टू IR ये एक होता है। दूसरा V इक्वल टू I बाय R। तो R इक्वल टू होता है आपका I बाय V। इसको हमको प्रूव करना है भाई। ठीक, तो चलिए इसके लिए हम लोग गणितीय व्यंजक लिखते हैं। इसके लिए देखिए, तो पहला हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि ओम के नियम की व्युत्पत्ति। माना कि किसी चालक के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है, ताप T है, अनुगमन वेग VD है। तब हम जानते हैं कि ओम के नियमानुसार किसी भौतिक चालक के ताप, लंबाई इत्यादि में बिना परिवर्तन किए उसकी प्रतिरोध बढ़ाई जा सकती है, जिसे ओम का नियम कहते हैं। ओम के नियमानुसार R इक्वल टू I भी होता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग गणितीय व्यंजक देखते हैं। चलिए, चूंकि व्युत्पत्ति विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीव्रता E इक्वल टू होता है आपका V बाय L। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि VD इक्वल टू होता है EE। VD इक्वल टू होता है आपका E कैपिटल E बाय M टाउ। चलिए, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अनुगमन वेग VD इक्वल टू, तो चलिए E का मान रखने पर, E का मान समीकरण 2 में रखने पर
चलिए इस ई का मान को हम लोग समीकरण 2 में रखते हैं। इस ई की जगह में तो कितना हो जाएगा यहाँ वी डी इक्वल टू हो जाएगा आपका ई बाय एम, ई की जगह में वी बाय एल कर लो, इन तो हो जाएगा टाउ। ये हो जाएगा नंबर 3। ठीक, अब चूँकि हम लोग जानते हैं, चूँकि आई इक्वल टू होता है एन ई, आई इक्वल टू होता है आपका एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी, समीकरण नंबर 4। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है आपकी E इक्वल टू वी बाय एल, समीकरण 1 हो गया। अनुगमन वेग वी डी, अनुगमन वेग वी डी इक्वल टू क्या है आपका ई बाय एम टाउ, ये आपका टाउ है ना। तो E का मान समीकरण 2 में रखने पर वी डी इक्वल टू हो जाएगा ई बाय एम वी एल टाउ हो जाएगा समीकरण 3, आई इक्वल टू हो जाएगा एन ई ए वी डी। ठीक, अब चलिए समीकरण 4 में समीकरण 4 में वी डी का मान रखने पर समीकरण 4 में वी डी का मान रखने पर तो कितना हो जाएगा आई इक्वल टू एन ई वी डी, एन ई ए वी डी की जगह हम रख दो भाई ई बाय एम वी बाय एल टाउ। चलिए, कोई कट रहा है नहीं, तो यहाँ हो जाएगा आई बाय भी हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा आपका एन ई ए बाय एम एल टाउ, इतने को हम लोग मानते हैं प्रतिरोध आर, इसलिए आर इक्वल टू हो गया आपका आई बाय भी। यही प्रूफ करना था, यही ओम का नियम है, ओम का नियम है, जहाँ आर इक्वल टू एन ई ए ई एम एल। तो ये ओम के नियम की व्युत्पत्ति हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद ओमीय प्रतिरोध, अनोमीय प्रतिरोध। ओमीय प्रतिरोध, ओमीय प्रतिरोध परिभाषा जिस प्रतिरोध में ओम का नियम लागू होता है, जिस प्रतिरोध में ओम का नियम लागू होता है, ओम का नियम का पालन कर दे, नियम लागू होता है, लागू होता है, ओम का नियम लागू होता है।
ओमीय प्रतिरोध कहलाता है। ओमीय प्रतिरोध कहलाता है। जो ओम के नियम का ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं, पूर्णतः पालन करते हैं, ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। ठीक, जैसे प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, विशिष्ट चालकता, दूसरा अनोमीय प्रतिरोध, अनोमीय प्रतिरोध, अनोमीय प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते, अनओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। अनओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। तो ओमीय और अनोमीय प्रतिरोध आपका हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रतिरोध, विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है। प्रतिरोध किसको बोलते हैं? ठीक है, रेसिस्टेंस किसको बोलते हैं? चलिए देखते हैं। जो विद्युत धारा के मार्ग में, जो विद्युत प्रवाह में, विद्युत धारा या विद्युत प्रवाह, जो विद्युत धारा या प्रवाह में रुकावट डालता है, प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध कहलाता है। भौतिक अवस्था में बहुत सारी चीज़ों का प्रवाहशीलता में
रुकावट आती है, रुकावट आती है जो प्रतिरोध के कारण होती है, जो प्रतिरोध के कारण होती है, जो प्रतिरोध के कारण होती है। लिखते जाइए, के कारण होती है। चलिए अब देखते हैं भाई प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता पहला ये आपका R प्रोपोर्शनल टू होता है L, प्रतिरोध एकांक लंबाई के एकांक लंबाई के प्रतिरोध एकांक लंबाई के क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुपाती होती है। दूसरा प्रतिरोध R प्रोपोर्शनल टू 1/A, प्रतिरोध प्रोपोर्शनल 1/A व्युत्क्रमानुपाती एकांक क्षेत्रफल के, प्रतिरोध एकांक क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रतिरोध R प्रोपोर्शनल टू 1/A प्रतिरोध एकांक क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। एकांक क्षेत्रफल बढ़ने पर एकांक क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध कम होती है, प्रतिरोध कम होती है। ये आपके दो निर्भरता हो गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा नंबर प्रतिरोध की निर्भरता। तीसरा प्रतिरोध दिए गए फेरों की संख्या, दिए गए फेरों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रतिरोध दिए गए फेरों की संख्या के R प्रोपोर्शनल टू 1/N व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब जैसे जैसे n का मान बढ़ते जाता है तो R का मान कम होते जाता है। R का मान कम होते जाता है, कम
होते जाता है। जाता है। चौथा प्रतिरोध। प्रतिरोध दिए गए ताप, प्रतिरोध दिए गए ताप के भी व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है। टाउ। जैसे जैसे ताप गुणांक बढ़ता है, जैसे जैसे ताप गुणांक बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, वैसे वैसे प्रतिरोध का मान कम होते जाता है। प्रतिरोध के मान कम होते जाता है। ये इसकी निर्भरता है, प्रतिरोध की निर्भरता हो गया। तो प्रतिरोध की निर्भरता में हम लोग देख लिए। देखिए पहला R प्रोपोर्शनल टू L था। प्रतिरोध एकांक लंबाई के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। और प्रतिरोध R प्रोपोर्शनल टू 1/1 प्रतिरोध एकांक क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। एकांक क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध कम होता है और लंबाई बढ़ने से भी अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब जैसे लंबाई बढ़ेगी तो उसका प्रतिरोध बढ़ते जाएगा। क्लियर? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। प्रतिरोध दिए गए फेरों की संख्या के R प्रोपोर्शनल टू 1/n होती है और प्रतिरोध दिए गए ताप के भी होती है। इसके बाद विद्युत चालकता देखते हैं। विद्युत चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रम को प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। विद्युत चालकता कहते हैं। विद्युत चालकता एक चालक में उपस्थित एक भौतिक अवस्था है। एक भौतिक अवस्था है। चलिए तो ये हम लोग देख लिए विद्युत चालकता। क्लियर? विद्युत चालकता को देख लिए। विद्युत चालकता को देखें तो प्रतिरोध को देख लिए। जो विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है वो आपका क्या था? आपका प्रतिरोध कहलाता था।